हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। फाइनेंस कमीशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से जो टैक्स कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को। आपको पता है कि अलग अलग टैक्सेस के सोर्सेज हैं जिससे कि टैक्स कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, और भी जो अलग अलग टैक्सेस हैं। हालांकि जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया गया था और कॉन्सुलेट करके एक ही टैक्स सिस्टम बनाया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि अलग से जो सेस लगते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है। सारे टैक्सेस जब एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, इसी के साथ साथ जो कमाई होती है गवर्नमेंट की अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि डिवेंचर्स में या फिर जो पीएसयूज को डी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके जरिए जो भी कमाई होती है उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके उसको केंद्र और राज्यों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये काम होता है, किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे 16th फाइनेंस कमीशन को। राज्य और केंद्र के बीच जो वित्तीय संघवाद है इसको बोलते हैं फेडरल फिजिकल फेडरलिज्म। अभी के समय में क्या इसके चैलेंजेस हैं इसको भी समझेंगे। फिजिकल फेडरलिज्म का अर्थ और महत्व क्या है, आज के इस लेक्चर में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन का जो जिक्र है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहाँ जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 280 है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए आर्टिकल 280 के बारे में। आर्टिकल 280 ही एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें कि फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया गया है। की फीचर्स क्या है फाइनेंस कमीशन को, उसको सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिशन और इसका टेन्योर समझेंगे। तो इसको हर 5 साल के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और इसके जो फाइनेंस कमिश्नर होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, चेयरमैन और 4 अलग मेंबर्स होते हैं। बेसिकली जो फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है उसी को रखा जाता है, इसको कि वित्तीय मामलों की जानकारी हो उसी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आपको बेसिकली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया, आर्टिकल 280 में। और इसके चेयरमैन इसको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको ना माइंड मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं 16th फाइनेंस कमीशन का जो अभी चल रहा है। इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन था जिसके चेयरमैन थे एन.के. सिंह साहब। हालांकि इसको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया था लोकसभा इलेक्शन के कारण, लेकिन अब 16th जो फाइनेंस कमीशन है उसको बना दिया गया है। आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है, दिसंबर 2023 में इसको बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के भी चेयरपर्सन के तौर पे इन्होंने काम किया है। इसका मैंडेट क्या होता है, रिकमेंड करना होता है टैक्स को फिजिकल फेडरलिज्म रिफॉर्म्स के लिए। करंट स्ट्रक्चर टैक्स डिवोल्यूशन क्या है इंडिया के अंदर में। तो देखिए इंडिया के अंदर में जो पूल होता है इसको थोड़ा कम किया गया है। जो सबसे पहले था 88.6%, अब इसको 78.9% कर दिया गया है। जो बंटवारा होगा केंद्र और राज्यों के बीच उसको थोड़ा सा कम किया गया है पहले के मुकाबले, क्योंकि उस वक्त पे जो यूटीज था, मतलब एक स्टेट कम हो गया है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को यूटी कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी कर दिया गया है। तो उसकी वजह से केंद्र सरकार की जिम्मेवारियां बढ़ गई है, इसकी वजह से उसको कम किया गया है थोड़ा बहुत। बाकी जो स्टेट्स हैं उसके उनके अलग आर्गूमेंट्स हैं, राज्यों के अपने जो सेंटर है उसके अलग आर्गूमेंट्स है। इधर कुछ चैलेंजेस है इसको कि आगे हम चलकर पढ़ेंगे। तो आपको ये बेसिकली 3-4 पॉइंट्स इसमें याद रखना है 16th फाइनेंस कमीशन में। देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आर्टिकल 280 के तहत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बताया गया है। जो 16वां फाइनेंस कमीशन है इसको दिसंबर 2023 में बनाया गया था। चेयरपर्सन कौन रहेंगे, अरविंद पनगड़िया साहब। मैंडेट क्या रहेगा, टैक्सेस और जो फिजिकल फेडरलिज्म है उसको सही तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसका मेन काम होता है, या फिर यूं कहें कि इसका मेन टास्क होता है। अभी का जो स्ट्रक्चर क्या है, 15वां जो फाइनेंस कमीशन था उसका जो रिकमेंडेशन था कि 41% शेयर जो होगा वो स्टेट को मिलेगा, जो कि अब 42% कर दिया गया। जो पैसे में कमी की बात मैंने करी थी ना, वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसको खत्म कर दिया गया है। एक्चुअल जो डिफेक्टो शेयर क्या होता है, 32% ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ सेसेज एंड सर्च चार्जेस।
तो सेस और जो सरचार्ज होता है ना, वो बेसिकली सेंटर अपने पास रखता है, और स्टेट को देने के लिए उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं होता है। आगे देखेंगे की चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले श्रिंक हो रहा है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। स्टेट का जो डिमांड है, उनका ये कहना है भाई कि हमें जो सेसेस होते हैं, जो सर चार्जेस होते हैं, उस पर भी हमको हिस्सा मिलना चाहिए, कम से कम 50% तो उसका मिलना ही मिलना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट फिजिकल प्रेशर वो बताता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स, इसी के साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी, सब्सिडीज, इसका भी हमारे ऊपर प्रेशर, इस वजह से हम आपकी बात नहीं मान सकते। बोरोइंग टू फंड ग्रांट्स, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी इश्यूज जो हैं उसको देख लेते हैं। टाइड एंड यूनाइटेड ट्रांसफर, प्रॉब्लम क्या है इसका, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स डोमिनेट लिमिट स्टेट डिस्क्रिएशन। अब देखिए दो तरीके का स्कीम होता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल स्कीम। तो उसमें जो 90 और 10% का शेयर होता है, 90% स्टेट्स को खर्च करना होता है, 10% स्टेट को खर्च करना होता है, 90% सेंटर 10% 90% सेंटर उस पर खर्च करता है। उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आता है। इनकरेज किया जाता है डेवोल्यूशन को लोकल बॉडीज, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज के लिए। रिस्क क्या है, जो रेवेन्यू डिफिसिट है और ज़्यादा खराब हो जाता है। कर्नाटक और पंजाब की स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि वो उनके पास जो फंड है उसकी कमी होती है। कैश ट्रांसफर स्कीम्स, अभी के समय में देखा गया है कि लगभग जितने भी स्टेट्स हैं, लगभग 14 ऐसे स्टेट्स हैं, 14 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लगभग यूनिवर्सल, क्वासी यूनिवर्सल इनकम सपोर्ट को मतलब कि वो प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जिसका कि जीडीपी का 0.6% खर्च हो रहा है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है, यूबीआई, जिसकी चर्चा राहुल गांधी जी ने भी करी थी। उनका ये कहना था कि हर सिटीजन को एक सर्टेन एज के बाद एक सर्टेन अमाउंट देना चाहिए, जैसा कि डेवलप्ड कंट्री करते हैं अपने सिटीजन्स के साथ। कुछ पैसे वो उनको उनके खाते में डालते हैं, चाहे वो काम करें या फिर ना करें। इसी के साथ साथ इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि जो लोकल गवर्नमेंट्स होता है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, उनको फंड लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो नीड फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स टू इंसेंटिवाइज डीपर सेंट्रलाइजेशन, तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको बढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर भाई उसमें थोड़ा बहुत कटौती करना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है इसमें। वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, रिफॉर्म ट्रांसफर मैकेनिज्म डेवलप करना होगा, कैप सरचार्जेस बढ़ाने होंगे, मतलब इस पे ध्यान देना होगा, रेशनलाइज करना होगा सीएसएस को, इंक्रीज करना होगा यूनाइटेड ट्रांसफर विद अकाउंटेबिलिटी एंड सेफगार्ड्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, स्ट्रेंथन करना होगा ऑडिटिंग को, मॉनिटरिंग को फॉर आउटकम बेस्ड स्पेंडिंग। इनकरेज करना होगा लोकल गवर्नेंस को, वहाँ से किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में किस तरीके से आप टैक्स को इकट्ठा कर पा रहे हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ साथ रिकमेंडेशंस भी हैं स्टेट कैपेसिटी को लेकर, फिजिकल हेल्थ को लेकर और डेवलपमेंट नीड्स पे भी फोकस करना होगा। तो काइंड ऑफ एक डायलेमा है स्टेट गवर्नमेंट के सामने भी, क्योंकि उनके भी अपने खर्चे हैं, उनके भी अपनी स्कीम्स हैं, और ऑब्वियस सी बात हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, तो सरकारों को कुछ न कुछ लोक लुभावने वादे भी करने होते हैं ताकि सिटीजन्स को इनकरेज किया जा सके कि उनके पक्ष में वो वोटिंग करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब तक उनको वोट नहीं मिलेंगे तब तक वो गवर्नमेंट कैसे बनाएगा, और जब तक वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे तब तक वो किस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स पे फोकस कर पाएंगे। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसके पास टफ टास्क दिया गया है बैलेंस करने के लिए स्टेट की डिमांड को, ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी को बचाते हुए, इसी के साथ साथ सेंटर्स फिजिकल कॉन्स्टेंट जो प्रेशर है उसको भी देखते हुए, उसको भी मद्देनजर रखते हुए नीड फॉर इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी फिक्स करने की चुनौती है अभी स्टेट 16th फाइनेंस कमीशन के सामने। तो फिलहाल के लिए अभी जब तक कि इसमें और बहुत अलग अलग रिकमेंडेशंस नहीं आ जाते हैं, आपको इतना ही याद रखना है कि 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, आर्टिकल 280 में इसका जिक्र किया गया है। इसका काम क्या है, सेंट्रल स्टेट में पैसे का एलोकेशन करना, बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।